अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा उस्मान डार, जिनसे मुताल्लिक 9 सितंबर को यह खबर सामने आई थी कि वो लापता हो गए हैं और पीटीआई ने दावा किया था कि उन्हें मलीर कैंट कराची से कुछ नामालूम अफराद अपने साथ ले गए और उन्हें नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। आज वही उस्मान डार अचानक मंजर-ए-आम पर आए, सहाफ़ी कामरान शाहिद को इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उन्होंने सनसनीखेज दावे कर दिए। पार्टी चेयरमैन इमरान खान पर बराह रास्त इल्जामात लगा दिए और कहा कि पार्टी में एक गिरोह मुफाहमत की बात कर रहा था और दूसरा टकराव की सोच रखता था और इमरान खान टकराव की सोच रखने वाले गिरोह के ज्यादा करीब थे। उस्मान डार ने मजीद कहा कि इमरान खान रियासत मुखालिफ बयानियां लेकर चल रहे थे, जनरल बाजवा के खिलाफ मुहिम चला रहे थे और जनरल आसिम मुनीर के आर्मी चीफ बनने के हामी नहीं थे और पार्टी के अंदर यह माइंडसेट था कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद इदारों पर हमला आवर होना है। फिर 9 मई को जब गिरफ्तारी हुई तो यह माइंडसेट हावी था। उन्होंने मजीद कहा कि ये माइंडसेट समझता था कि रियासती इदारों पर हमला होगा तो दबाव बढ़ेगा। उस्मान डार ने और कहा कि जब लोग ये कहते थे कि हमें रियासती इदारों पर हमला भी करना पड़ सकता है तो इमरान खान इस बयानिए की मीटिंग्स के अंदर हिमायत करते थे। शायद उन्हें इदारे के अंदर से भी ऐसी कोई मालूमात थी कि सबके नतीजे में आर्मी चीफ बदल सकता है और इदारे के अंदर से भी दबाव बढ़ सकता है। तहरीक इंसाफ को यहाँ तक पहुँचाने में इमरान खान के फैसले जिम्मेदार हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अगर दोनों सूबाई हुकूमतें ना तोड़ी जाती तो 9 मई भी ना होता। उस्मान डार ने मजीद कहा कि इमरान खान रियासत मुखालिफ बयानिए की हिमायत कर रहे थे। इमरान खान ने रियासत मुखालिफ बयानिया जनरल बाजवा से शुरू किया और फिर वो जनरल आसिम मुनीर पर आ गए और इमरान खान ने लॉन्ग मार्च भी जनरल आसिम मुनीर की तैनाती को रोकने के लिए किया था। अहम बात यह है कि जनरल आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ तैनाती से पहले इमरान खान सहाफ़ियों से मुलाकात में भी ये कह चुके थे कि वो इस बात के हामी नहीं हैं कि जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनाया जाए और फैसल बाउडा भी ये दावा कर चुके हैं कि तहरीक इंसाफ ने जो धरना दिया था वो जनरल आसिम मुनीर को रोकने के लिए था। और ये जो धरना हुआ, पहला धरना जो अभी आया वो भी आसिम मुनीर साहब को रोकने के लिए सारा धरना था। जबकि इससे पहले खुद आज़ाद जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म और तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा तनवीर इलियास ने यह बयान दिया था कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर की तैनाती से 2 दिन पहले तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च इसी साजिश की कड़ी था। हमने इमरान खान से कहा कि आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं, मार्च 2 दिन आगे कर दें। इमरान खान ने कहा कि जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनने से रोकना है। इसके अलावा उस्मान डार ने यह भी कहा कि मैं तो खुद कहीं चला गया था क्योंकि मैं 9 मई के वाक़यात के बाद डबल माइंडेड था कि क्या पोजीशन लेनी। मगर आम बात यह है कि 9 सितंबर को रिपोर्ट हुआ कि उस्मान डार को मरीन कैंट से गिरफ्तार किया गया है। फिर अगले दिन निगरान वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज ने बयान दिया कि उस्मान डार के वारंट बहुत पहले निकले हुए थे, इस सूरत में वो गिरफ्तार हुए। मगर बाद में सिंध हाई कोर्ट में पुलिस ने कह दिया कि उस्मान डार हमारी हिरासत में नहीं है। अब हम बात यह है कि उस्मान डार ये भी कह रहे हैं कि मैंने 9 मई को कारकुनों को कैंट जाने से रोका, मगर उन्होंने 9 मई को ही तहरीक इंसाफ के कारकुनों की वीडियो को ट्वीट करते हुए कहा था कि सियालकोट के गयूर अवाम जिन्ना स्टेडियम पुल से कैंट जाते हुए, जैसा कि आप इस वक्त स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। उन्होंने वीडियो भी ट्वीट की थी और साथ में ये लिखा भी था। मगर जो बातें आज उस्मान डार कर रहे हैं, इस हवाले से तहरीक इंसाफ के रहनुमा सद उमर ने भी काशिफ अब्बासी को इंटरव्यू देते हुए इंकशाफ किया था कि चीज़ें जिस तरफ जा रही थी, जिसकी हम निशानदेही कर रहे थे, वो हमें 9 मई में होती हुई नजर आई। इसके अलावा फयाज हुसैन चौहान भी एतराफ़ कर चुके हैं कि इमरान खान हमें यह हिदायत कर चुके थे कि 9 मई के बाद किसी को दिफाई पोजीशन में नहीं जाना और इसकी मजम्मत नहीं करनी है। 12 तारीख को खान साहब वापस आए, 14 को जूम मीटिंग हो रही है जी। खान साहब ने पहली इंस्ट्रक्शन दी कि जनाब किसी ने डिफेंसिव मोड में नहीं जाना और कोई मजम्मत नहीं करनी। अब जहां तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुसलसल इमरान खान को 9 मई का जिम्मेदार करार दे रहे हैं, तो वहीं तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान अपने देरीना साथी, पार्टी के बानी रुकन और मौजूदा सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से नाराज़ और मायूस हैं। और उनकी ये मायूसी सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की तरफ से इलेक्शन की तारीख का ऐलान ना करने से मुताल्लिक है। आज चेयरमैन पीटीआई की बहन अलीमा खान ने इमरान खान से जेल में मुलाकात की और मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इमरान खान ने अफसोस का इजहार किया है और वो मायूस थे कि सदर ने अपना वो किरदार अदा नहीं किया जो आइन के मुताबिक उनका फर्ज था कि वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान करते। हाँ, वो एक और बात उन्होंने की थी, वो बड़े उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि मायूस थे कि प्रेसिडेंट साहब ने अपना वो किरदार अदा नहीं किया जो उनकी आइन के मुताबिक ड्यूटी थी कि इलेक्शन अनाउंस करें। उस पर वो बहुत दुखी थे। जबकि इससे पहले तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम के सरबरा हामिद खान ने हमारे प्रोग्राम में कहा था कि सदर ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान करने से मुताल्लिक वाज़ेह हिदायत नहीं दी, जो उनकी कमजोरी है। गालिबन सदर ने दबाव की वजह से मजबूर होकर इलेक्शन की तारीख का मामला इलेक्शन कमीशन पर छोड़ दिया।
इख्तियार ऐसा है जो सरेंडर किया नहीं जा सकता, लेकिन सदर ने जो भी किया वो मुनासिब नहीं था। उनको तो चाहिए था कि जिस दिन इन्होंने तहलील करने का ऑर्डर पास किया था 9 अगस्त को, उसके साथ ही आइन के मुताबिक तारीख 90 दिन के अंदर मुकर्रर कर देते। ये उनकी कमज़ोरी है कि उन्होंने इसके ऊपर कोई वाज़े कदम नहीं उठाया, हालांकि आइन बड़ा वाज़े था। फिर उसके बाद जब एक दफ़ा इन्होंने कहा भी तो वो भी बतौर एक सजेशन के उन्होंने कहा कि ये तारीख मुकर्रर कर दी जाए। गालिबन जो दबाव था उनके ऊपर, उससे मजबूर हो गए उन्होंने ये चीज़ कही। और आज इमरान खान ने इस हवाले से सदर मुमलिकत की कारकर्दगी पर मायूसी का इजहार किया है। इस पूरी सूरत हाल पर हमने सदर मुमलिकत के दफ्तर से रब्ता किया, उनका मौक़िफ़ मालूम किया, तो हमें जवाब आया कि सदर आरिफ अलवी चाहते हैं कि इलेक्शन वक्त पर हों ताकि तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन के अमल में हिस्सा लेने का मौका मिले। सदर पाकिस्तान के 6 सितंबर को चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिखे गए ख़त में इलेक्शन कमीशन को पहले ही ये आगाह किया जा चुका था कि आर्टिकल 48 की शेख 5 के तहत आइन ने उन्हें इख्तियार दिया है कि वो कौमी असम्बली की तहलील के बाद 90 दिनों के अंदर इंतखाबात का ऐलान करें। उस खत में सदर ने यह भी कहा था कि कौमी असम्बली के लिए आम इंतखाबात 6 नवंबर को होने चाहिए। सदर चाहते हैं कि जमहूरी अमल जारी रहे और मजीद मजबूत हो। किसी भी सियासी जमात को इलेक्शन के अमल से बाहर रखना जमहूरियत की रूह के साथ नाइंसाफ़ी होगी। सदर मुमलिकत मुल्क को दरपेश मसाइल से निमटने के लिए कौमी यकजहती और सियासी डायलॉग की भरपूर हिमायत करते हैं। वाने सदर की तरफ से हमें भेजे गए पैगाम के मुताबिक सदर का यह भी मानना है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान एक सच्चे मुहिब वतन, माली तौर पर दयानतदार और बावकार शख्स थे जिन्होंने मुल्क के लिए अजीम खिदमत अंजाम दी। इस पूरी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ और इमरान खान के तर्जुमान शुएब शाहीन साहब। शुएब शाहीन साहब, बहुत शुक्रिया में शो में ज्वाइन करने के लिए। एक तरफ सदर से जो मायूसी का इज़हार उस पर बात करने से पहले उस्मान डार आज अचानक सामने आते हैं। 9 सितंबर को इतला आई थी और तहरीक इंसाफ भी मुसलसल कह रही थी कि जी उन्हें रूपोश कर दिया गया है। वो अचानक आते हैं, उन्होंने कहा कि मैं अपनी मर्जी से गया हुआ था और अब मैं खुद सामने आया हूँ। खुद इंटरव्यू देते हैं और बताते हैं कि जी तहरीक इंसाफ में 2 धड़े थे, एक मज़ाहमत का हामी था, वो हावी हो गया, इमरान खान भी उसके हामी हो गए और ये सारे वाक़यात हुए। इस किस्म की बात असद उमर साहब भी पहले कर चुके हैं, फैज़ल हसन चौहान साहब कह चुके हैं मजम्मत नहीं करना चाहते थे। क्या मौक़िफ़ है पार्टी का? देखिए, पहली बात तो यह है कि जब 1 महीने के अगवा के बाद ये तो उनका तो गिरफ्तारी या अगवा जो है वो तो ब्रिगेडियर हारिस नवाज की आप स्टेटमेंट ले लो कि जी उनके खिलाफ वारंट ऑफ अरेस्ट था तो इसलिए वो गिरफ्तार हो गए हैं। तो जब उनकी स्टेटमेंट एक होम मिनिस्टर की आ जाएगी उसके बाद कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। और वहाँ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में पटिशन थी जहाँ ये FIR दर्ज करने का हुक्म हो गया कल। तो उसके बाद आज अचानक उनका मंजर आम पर आ जाना वो इसी तरह ही है जिस तरह आजम खान साहब का 164 की स्टेटमेंट भी कामरान शाहिद साहब के जरिए पता चली थी पूरी कौम को। वो 34 दिन लापता नहीं थे, वो मिसिंग पर्सन्स भी नहीं थे, वो किडनैप थे और उनकी FIR कट गई थी। हाई कोर्ट में उनकी रिट पिटीशन पेंडिंग थी और अचानक वो सामने आते हैं और 164 की स्टेटमेंट दे देते हैं। आज मुझे ये बताएं कि क्या पाकिस्तान में कोई बुनियादी हुकूक किसी के हैं? अगर वो वॉलंटरली कोई स्टेटमेंट देना चाहते थे वो इतने दिनों से फिर क्यों गायब थे? वो इतने दिनों से वो मंजर आम पर क्यों नहीं थे? और इतने दिनों से वो क्यों इमरान खान उनके सारी ट्वीट्स उठा लें? अगर 9 मई के वाक़े से उनको अफसोस था या वो कोई डिफरेंट ओपिनियन रखते थे, मुझे बताएं आज तक की उनकी सारी ट्वीट्स, उनके घर पे ऊपर जो हमला हुआ, उनकी वालदा के साथ जो जुल्म व तशद्दुद हुआ, जबर हुआ, उनके साथ जो कुछ होता रहा सब कुछ उसने बर्दाश्त किया। लेकिन एक बर्दाश्त की एक हद होती है। मेरा ख्याल है कि हमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मैं मुतालबा करता हूँ आपके प्रोग्राम के ज़रिए से, क्या इस वक्त इस जबर और जुल्म की फ़िज़ा में क्या ऐसे कोई इलेक्शन, कोई उसकी शफाफियत जो कुछ उस्मान डार साहब के साथ हुआ वो आवाम ने देखा। अब आप दुरुस्त कह रहे हैं, इसके अलावा भी मुख्तलिफ रहनुमा हैं जो बार बार गिरफ्तार किए गए। मगर बात सुनिएगा, जैसे बहुत सारे आपके रहनुमा हैं जिनको अदालती फैसलों के बावजूद बार बार गिरफ्तार किया जाता रहा। शहरियार आफरीदी हो, अली मोहम्मद खान हो, बहुत से रहनुमा हैं जिन्होंने वो सब नहीं किया जो असद उमर साहब ने कह दिया, फैज़ल हसन चौहान साहब ने कह दिया, उस्मान डार साहब ने कह दिया। तो बहुत सारे लोग हैं जो बर्दाश्त कर रहे हैं मगर ये सारी बातें नहीं कर रहे हैं। असद उमर साहब ने तो वाज़ेह तौर पर कहा कि जी मेरे ऊपर कोई तशद्दुद नहीं हुआ है और मैं समझता हूँ, और उन्होंने ये सारी की सारी बातें की। वो नक़ाद हैं अभी भी शरीफ ख़ानदान के भी। फिर इमरान खान साहब ज़ाहिर है खुद काफ़ी अर्से तक मजम्मत नहीं कर रहे थे, वो ये भी कह चुके हैं कि अगर मुझे गिरफ्तार करेगी रेंजर्स तो और कहाँ जाके आवाम ने प्रोटेस्ट करना था। तो कहीं ना कहीं आप समझते हैं कि गलतियाँ हो गई हैं 9 मई को पार्टी से?
देखें, पार्टी से जहां तक ताल्लुक है, इमरान खान का कोई अमल दखल नहीं। इसके बारे में जो कुछ ये 164 की स्टेटमेंट्स ले रहे हैं या बयानात करा रहे हैं, इसके ऊपर सिर्फ 2 फैसले आप पढ़ लें। एक फर्रुख फरीद बलोच ने यहाँ दिया है इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज 9 मई के ही वाक़े के ऊपर। उन्होंने कहा एक शख्स को आपने डिटेन किया हुआ है, उसको क्या पता पीछे क्या हो रहा है, और तमाम ऑडियोज वीडियोज सारी दिखाई गई और उसको हाईलाइट करके डिस्कस करके उस जजमेंट दी है, बेल कंफर्म की है और वो ऑर्डर फाइनलिटी इख्तियार कर गया। उसको प्रोसिक्यूशन ने या पुलिस ने चैलेंज नहीं किया। इसी तरह जो GHQ के ऊपर अटैक हुआ था रावलपिंडी का, उसका आप रावलपिंडी इस लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच का फैसला आप पढ़ लें। मेरा नहीं ख्याल कि आप इस तर्ज अमल से कि आप लीडरशिप को और आप वर्कर्स को दबा के उनको मजबूर करके उनके ऊपर जुल्म करके आप एक राह हमवार कर रहे हो एक पार्टी के लिए, इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन फिर ये क्या चीजें देख रहा है। सब जाहिर है ये सवाल अपनी जगह पर उठता रहेगा कि ये दबाव के तहत बयानात आ रहे हैं या आज़ाद सोच के तहत आ रहे हैं। ये सवाल अपनी जगह पर बरकरार है क्योंकि अचानक आज उस्मान डार सामने आते हैं। मगर तनवीर इलियास साहब नहीं हुए थे गिरफ्तार, जो कि साबिक वज़ीर आज़म हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कहा था कि जनरल आसिम मुनीर की तैनाती रोकनी है। इमरान खान साहब ने साथियों से मुलाकात में कहा कि वो नहीं चाहते जनरल आसिम मुनीर तैनात हो। फिर फैसल बाउडा साहब ने कहा कि लॉन्ग मार्च इसीलिए किया गया था। तो ऐसे बहुत सारे हालात व वाक़यात हैं। फिर फैज़ हुसैन चौहान साहब ने कहा कि वो मजम्मत नहीं करना चाहते थे 9 मई के वाक़े की, उन्होंने सबको मना किया और इमरान खान साहब मजम्मत कर भी नहीं रहे थे, वो जस्टिफाई कर रहे थे कि और कहाँ जाते। तो 9 मई से पहले और क्या 9 मई को होगा अगर इमरान खान साहब गिरफ्तार होंगे? बहुत सारे रहनुमा हैं जो इस बात को टेस्टिफाई कर रहे हैं। शाहजेब साहब, पहली बात तो यह है कि फैयाज और हसन चौहान जिस वक्त गिरफ्तारी दे रहे थे, उस वक्त मैं इमरान खान का सिपाही हूँ, नारे लगा के वो गिरफ्तारी दे रहे थे। जब वापस आते हैं तो यूटर्न लेकर आ जाते हैं, इसलिए उनकी स्टेटमेंट को तो आप साइड पे रखें। दूसरी बात, आप जो तनवीर इलियास साहब की बात कर रहे हैं, वो जब ओहदे से पे नहीं रहे, जब उनके साथ ये सब कुछ हुआ, उसने अपने आप को बचाने के लिए हर वो हरबा इस्तेमाल किया। हम किसी की वो उसके जो पार्टी छोड़ गया उसके पाबंद नहीं है। फैसल वाडा साहब तो जिनके नुमाइंदे हैं और जिनकी वो तर्जमानी करते हैं, वो सब आपको पता है, और जिनके कहने पे आए और जिस वक्त उनकी स्टेटमेंट आई थी आपने देखा था, वो PTV ने आज तक किसी PTI के किसी वर्कर की या किसी लीडर की कोई आज तक स्टेटमेंट चलाई है? वो उनकी स्टेटमेंट चलाते हैं। और ये सारी चीजें और शेफी साहब, असद उमर साहब के हवाले से क्या कहिएगा? क्योंकि असद उमर साहब ने कहा कि हालात इसी तरफ जा रहे थे जो 9 मई को हुआ, हमें पार्टी में नजर आ रहा था, हम बोलते थे। असद उमर साहब ने भी कहा, वो उनका किससे ताल्लुक होगा? देखें, असद उमर साहब को तो मैं हैविंग रिस्पेक्ट फॉर हिम, मेरे वो दोस्त हैं, लेकिन उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और एक प्रेस क्लब में जाना इट सेल्फ सफिशिएंट है उनकी बात पे डिस्कस करना। मुझे बताएं, आज साइफर केस में वो मेन एक्यूज थे, वो किधर हैं आज? वो चालान में क्यों नहीं है? उन्होंने तो बेल बिफोर अरेस्ट भी कराई हुई थी। बात यह है कि जब ये तर्ज अमल होगा तो शुकूक व शुबात बढ़ेंगे। और पहले होता था अगवा बराए तावान, अब होता है अगवा बराए बयान। जो कुछ हो रहा है आप सिस्टमेटिक तरीके से देखें। असद उमर के साथ उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि जनाब इसमें इमरान खान मुलव्वस है। बाकी जो लोग भी कह रहे हैं, मुझे बताएं, ये 109 में लाने की कोशिश कर रहे हैं ना इमरान खान को। 109 की क्या हैसियत है? अभी आप BBC की रिपोर्ट उठा के पढ़ लें। उसने कहा है, अभी रिसेंट उनकी जो रिपोर्ट आई है, उसने कहा है कि मशकूक अफराद अंदर जाने के लिए वो बुला रहे थे कोर कमांडर हाउस में। जब वो उसके अंदर जाते हैं तो सारे के शीशे और खिड़कियां पहले से टूटी हुई थी। ये BBC की रिपोर्ट आई है। मैं ये कहता हूं, वैसा फिर कोई एक पोजीशन ले लीजिए ना सब, कोई एक पोजीशन ले लीजिए। या तो ये पोजीशन हो पार्टी की कि जी हम इसमें इन्वॉल्व ही नहीं थे, ये सारी की सारी साजिश थी, या फिर ये पोजीशन हो कि जी इमरान खान को अगर रेंजर्स गिरफ्तार करेगी तो प्रोटेस्ट भी यहाँ होगा। ये दोनों पोजीशन कैसे हो सकते हैं कि हमारे कारकुनों ने प्रोटेस्ट बिल्कुल ठीक किया, यही होना था क्योंकि इमरान खान को रेंजर्स ने गिरफ्तार किया था, मगर फिर साथ में ये भी पोजीशन हो कि नहीं ये तो सारी साजिश थी, हमारे कारकुनों ने ये नहीं किया था? कोई एक पोजीशन ले लीजिए। साजिद साहब, मैं आपको इसको वाज़े पोजीशन बता दूं। पहली बात तो ये है कि 9 मई को इमरान खान को पता भी नहीं था जो कुछ पीछे हुआ। सुप्रीम कोर्ट में जब गया, मैं उनका वकील था, उसने उसी दिन उसकी मजम्मत की कि हम इलेक्शन जो पार्टी चाहती हो वो कभी नहीं चाहेगी कि क्यास पैदा हो, वो कभी नहीं चाहेगी इंतशार पैदा हो। पहली बात। दूसरी बात है, हमने आज भी मजम्मत करते हैं, जिसने भी किया whosoever is involved, हम उसकी मजम्मत करते हैं। तीसरी बात यह है कि मुझे बता दें किधर थी एडमिनिस्ट्रेशन? कोई कोर कमांडर हाउस पे कहते हैं 2 बजे से लेकर 10 बजे तक ये ड्रामा होता रहा। मुझे बताएं, कोई एक सिंगल पुलिस
कोई रैपिड फोर्स, कोई और उनकी जो लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी होती है, वो सब के सब 100 बंदे को 50 बंदे को जरिए ये कह रहा हूँ, या तो फिर ये कहिए कि कोई फोर्स नहीं थी और ये पूरा का पूरा प्लान था, या तो ये पोजीशन ले लीजिए कि कोई फोर्स नहीं थी, प्लान था, या फिर ये कहना कि जी जाहिर हमारे कारकुनों ने यही करना था जो किया, क्योंकि रेंजर्स ने गिरफ्तार किया था। तो ये दो अलग अलग पोजीशन है। बातों को आपने मेरी बात मुकम्मल सिर्फ करने दें। देखिए, दो अलग चीजें हैं। एक है प्रोटेस्ट करना। प्रोटेस्ट आप किसी भी जगह पे कर सकते हैं, आईन और कानून आपको इजाजत देता है, लेकिन जो एक्सेस करेगा वो इलीगल काम है। अगर किसी ने इंडिविजुअल एक्ट किया है, दैट इज रॉन्ग, हम उसकी मजम्मत करते हैं। लेकिन प्रोटेस्ट आप जीएचक्यू के सामने करें, कोर कमांडर हाउस के सामने करें, आप सुप्रीम कोर्ट के सामने करें, आप हाई कोर्ट के सामने करें। और मुझे शोएब शाहीन साहब, सदर मुमलिकत से जो मायूसी है तारीख ना देने पर, सदर मुमलिकत ने जवाब भी दिया कि वो चाहते हैं कि इलेक्शन वक्त पर हो ताकि तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन के अमल में हिस्सा लेने का मौका मिले। उन्होंने ये भी कहा कि सदर पाकिस्तान के 6 सितंबर को चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिखे गए खत में इलेक्शन कमीशन को पहले ही आगाह किया जा चुका है कि आर्टिकल 48 की शिक 5 के तहत आइन ने उन्हें इख्तियार दिया है। मगर इमरान खान मायूस हैं, खुद उनकी बहन बता रही हैं, हामिद खान साहब भी कह रहे हैं कि जी सदर साहब ने अपना आईनी जो किरदार था वो नहीं अदा किया जो आइन उन्हें देता है। अब उनका जवाब भी आ गया, क्या मौक़िफ़ है पार्टी का? देखिए, पहली बात तो यह है कि अभी उनके जवाब का तो अभी हमें पता चला है, जो आपके जरिए मुझे पता चला है। पहली बात तो यह है कि उनको आइन ने एक जिम्मेदारी दी है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है आर्टिकल 48(5) के तहत। वो पाबंद हैं उसके मुताबिक डेट अपॉइंट करने के। वो एक सिंपल नोटिफिकेशन करते हैं और फर्दर एडवाइस करनी थी तो वो इलेक्शन कमीशन को करते रहते। लेकिन उन्होंने जो प्रपोज किया है टू सम एक्सटेंट अपनी जिम्मेदारी अदा करने की कोशिश की है, लेकिन कमा हक़्क़ुहु जो आइन का तकाजा है उसके मुताबिक वो अदा नहीं की। उस हद तक अगर खान साहब ने अपनी मायूसी का इजहार किया है और उन्होंने जो बात की है, मैं समझता हूँ वो हक बजाने पे। और मैंने बल्कि इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि अगर इन्होंने डेट अपॉइंट ना की, हमने खत में लिखा था, तो ये उसी तरह का जुर्म होगा जो इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी कर चुका है या आइंदा किए जा रहा है। 90 डेज का इलेक्शन, 1 मार्च का फैसला, 14 मई का फैसला, वो सारे के सारे जो चीजें थी वो सुप्रीम कोर्ट डिटरमिन कर चुकी है कि जमहूरियत तो फिर इस वक्त भी आप समझते हैं कि सदर मुमलिकत शरीक मुल्जिम है इलेक्शन कमीशन के साथ तारीख ना देकर? देखिए, मैं उनको मुल्जिम की हैसियत तो एक आईनी सरबराह है वो नहीं दूंगा। उन्होंने अपना जो प्रपोज लिख के भेजा है, दैट शुड नॉट हैव बीन प्रपोज्ड, दैट शुड हैव बीन डिक्लेयर्ड एज सच कि आई हैव बाय डिक्लेयर्ड दैट द इलेक्शंस विल बी हेल्ड ऑन 6 नवंबर। उनको डिक्लेयर या अपॉइंटमेंट का लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए था, लेकिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस इंटेंशन, प्रपोजल और डेट का कहना इलेक्शन कमीशन को कि इस 90 डेज के अंदर 6 नवंबर दे दें, तो हम शायद कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उनको मुजरिम तो ना कहें, लेकिन हम ये कहेंगे कि कमजोर फैसला है। उनको ये कमजोरी उन्होंने दिखाई है, जो आइन का ट्रू स्पिरिट है उसके मुताबिक उन्होंने काम नहीं किया। बहुत शुक्रिया शोएब शाहीन साहब, तहरीक इंसाफ का तफसीली मौक़िफ़ दे रहे थे। आज पहली दफ़ा अडियाला जेल में जब समाअत हुई तो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के दरमियान बातचीत हुई और इमरान खान के वकला ने इमरान खान को साइफर केस के हवाले से क्या बताया है, क्या होने जा रहा है, तफसीलात आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। अडियाला जेल मुंतकली के बाद आज इमरान खान के खिलाफ साइफर केस की समाअत अडियाला जेल के कमरा अदालत में हुई, जहां ज़राए के मुताबिक इमरान खान की शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात भी हुई, जो पहले ही साइफर केस में अडियाला जेल में कैद हैं और जमानत का इंतजार कर रहे हैं। जबकि अडियाला जेल में इमरान खान की आमद के बाद शाह महमूद कुरैशी से आज ही उनकी पहली मुलाकात थी, जिसमें दोनों रहनुमा कुछ देर के लिए बातचीत करते रहे। सिर्फ यही नहीं, ज़राए के मुताबिक आज अदालत की इजाज़त से पीटीआई के वकला की भी दोनों मुल्जिमान से मुलाकात हुई। पीटीआई के वकला ने चेयरमैन पीटीआई से थोड़ी देर के लिए बात की। चेयरमैन पीटीआई ने उनसे हाथ मिलाया। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई बज़ाहिर नॉर्मल नजर आ रहे थे, लेकिन उनका वजन कम लग रहा था। बहरहाल आज अडियाला जेल में होने वाली ये पहली समाअत तकरीबन 1 घंटा जारी रही। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात ने एक दफ़ा फिर इन कैमरा यानी खुफिया समाअत की और फिर मजीद समाअत 9 अक्टूबर तक मुलतवी करके वापस चले गए। अहम बात यह है कि आज की समाअत में मुल्जिमान यानी इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को चालान की कॉपियाँ फराहम की जानी थी, मगर मुल्जिमान के वकला ने चालान की कॉपियाँ वसूल करने से इनकार कर दिया। ज़राए के मुताबिक समाअत के आगाज़ में पीटीआई के वकला ने साइफर केस में ट्रायल रोकने की दरख्वास्त दायर कर दी और मौक़िफ़ अख्तियार किया कि जेल में ट्रायल और इन कैमरा समाअत के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी, जहां इन कैमरा समाअत पर फैसला महफूज है। जब तक हाई कोर्ट इन कैमरा समाअत पर फैसला नहीं सुनाती तब तक समाअत रोकी जाए। शफाफ और मुनसिफाना ट्रायल के लिए हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जाए। हाई कोर्ट का फैसला आने तक चालान की कॉपियां भी ट्रायल के लिए फराहम ना की जाएं। तो जज ने रिमार्क्स दिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कोई हुक्म इम्तना नहीं दिया हुआ है, जिसके बाद मज़ीद समाअत 9 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। ताहम आज की समाअत में चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी के वकला ने चालान की नकूल लेने से इनकार कर दिया, जबकि
प्रोसिक्यूशन ने इन कैमरा समात और जल्द ट्रायल की दरख्वास्तें दायर कर दी हैं। समात के बाद चेयरमैन पीटीआई के वकील सलमान सफदर ने मीडिया से बात करते हुए साइफर केस की ओपन प्रोसीडिंग्स का मुतालबा किया। कमरे में ट्रायल नहीं होना चाहिए, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये आर्टिकल 10A की वायलेशन है, ये फेयरनेस की वायलेशन है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और ओपन प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए, जैसे हर संगीन मुकदमे की ओपन प्रोसीडिंग्स होती थी। अगर कोई ऐसा पोर्शन आता है तो उसमें अगर जज साहब मुनासिब समझे तो कुछ देर के लिए उसको कंसिडर किया जा सकता है। हमने सलमान सफदर साहब को प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी, उन्होंने जवाब नहीं दिया। आज की समात में क्या हुआ, हमारे साथ मौजूद हैं यूनिस के नुमाइंदे अरफा फिरोज। अरफा बहुत शुक्रिया। अरफा, क्या ज़राए बताते हैं, क्या हुआ आज समात में? देखिए शाहजेब, पहले तो आपको बात बताऊं कि तोशाखाना केस से लेकर अगर साइफर केस में अगर देखें पीटीआई की कानूनी टीम और चेयरमैन पीटीआई का मोराल, तो वो काफी डिक्लाइन का शिकार है, तनज़्ज़ुली का शिकार है। उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा गिर रहा है, उनका जो खुद पे एतमाद है वो काफी ज्यादा शैटर कर रहा है। तोशाखाना केस में काफी ज्यादा ये इनका मोराल हाई था और ये कह रहे थे कि हम लोग बचा लेंगे चेयरमैन पीटीआई को, लेकिन साइफर केस में आपको मैं अगर बताऊं तो हमारी जाहिर सी बातें जराए हैं कानूनी टीम में, उन्होंने बताया कि इस टाइम पीटीआई की जो कानूनी टीम है उन्होंने अपने हाथ खड़े कर लिए हैं। उन्हें नहीं समझ आ रहा कि साइफर केस को हमने किस तरह से टैकल करना है, और ये बात चेयरमैन पीटीआई के साथ भी इनकी हो चुकी है। जो पीटीआई के जो वकला हैं अमूमन ये जाते हैं अडयाला जेल, अटक जेल भी ये जाते थे, बातचीत करते थे, तो उसमें ये चेयरमैन पीटीआई को कन्वे कर दिया है मैसेज के जो साइफर केस है उसमें बचना काफी मुश्किल है, और चेयरमैन पीटीआई को भी इस पे काफी ज्यादा उनकी जो एक परेशानी का आलम है वो उनके अब चेहरे पर आया हमें जो वो बताई दे रहे कि इसके हवाले से उनको हमारे जो जराए उन्होंने हमें बताया। और ये भी बात की है चेयरमैन पीटीआई ने अपनी जो पीटीआई की कानूनी टीम है उन्होंने अपनी टीम से कहा कि इन्होंने मुझे मुकम्मल तौर पे आउट करना चाह रहे हैं, जो इलेक्शन है उसमें मुझे ये लोग नहीं चाहते कि मैं हिस्सा लूं, और वो एक तरह से एडमिट भी कर लिया। और ये बात जो पीटीआई की कानूनी टीम है उन्होंने चेयरमैन पीटीआई को बता भी दी है कि ये एक आप मेंटली तौर पे एक्सेप्ट कर लें कि आप कमिंग इलेक्शंस में आप हिस्सा जो है वो नहीं होंगे। और उनका दिन ब दिन जैसे जैसे समात होती है तो उसमें जो एक मोराल है चेयरमैन पीटीआई का वो काफी हमें कम दिखाई दे रहा है और वो तनज़्ज़ुली का शिकार इसमें। अच्छा, फिर मुझे ये बताएगा कि ज़ाहिर जो अदालत से बाहर और तो उनके वकला कहते हैं कि उन्हें खाना सही नहीं दिया जा रहा, उनकी अहलिया भी इस हवाले से कह रही हैं, जहर के खदशात का इजहार करते हैं, सहूलियात ना होने का इजहार करते हैं। आज क्या ये तमाम बातें चेयरमैन पीटीआई ने भी कही हैं? क्योंकि पहले अटक जेल के हवाले से भी ये बात किया करते थे, मगर चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कह रहे थे कि जी मैं अटक जेल में सेटल हो गया हूँ, वो तो जाना भी नहीं चाहते थे अडियाला, मगर वकला बड़े खुश थे जब अडियाला, फिर बाद में वकला भी तनकीद करने लगे। आज क्या उन्होंने भी ये बातें की हैं? फिर उनका वजन कम होने के हवाले से, बॉडी लैंग्वेज के हवाले से क्या जराए बता रहे हैं? देखिए जराए ने हमें ये बताया कि उनका जो वजन है और उनकी जो एक फिजिकल अपीयरेंस है उसमें कमी का जो उन्हें दिखाई दिया। उनका जो वजन है वो 89 kg था जब वो जेल में थे, और जब अडियाला जेल में जब उनकी डॉक्टर फैसल जो उनके पर्सनल फिजिशियन है, डॉक्टर हैं, उन्होंने जब ये चेक किया वजन वगैरह का बताया तो अब 86-84 के आसपास उनका वजन है, और जो कम गए, इवन कि उनके जो शोल्डर्स हैं वो भी डाउन हो गए हैं। एक्सरसाइज करते हैं, उनकी जिस्मात जो है वो काफी एक हेल्दी किस्म की है, लेकिन वो अब काफी डाउन होती दिखाई दे रही है। और परेशानी का जो वो आलम है, जहर देते हैं नहीं देते ये तो खैर एक उनकी फैमिली एक इल्जाम लगा रही है, लेकिन ये है कि उनकी जो एक फिजिकल अपीयरेंस है उसमें काफी ज्यादा जो कमी हमें दिखाई दे रही है। और जो एक पीटीआई कानूनी टीम के साथ जो मोराल की बात होती है उसमें भी चेयरमैन पीटीआई ने एक मेंटली तौर पे अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया है कि साइफर केस में मुझे जो है मैक्सिमम सजा हो सकती है। मैक्सिमम सजा जो सेक्शन 5(3)A है उसमें 14 साल जो है वो कैद है, और 14 साल कैद की ये बात कन्वे कर दी है। इवन कि आपको ये भी बता दूं कि जो चेयरमैन पीटीआई की जो कानूनी टीम है उसको इस टाइम ये भी समझ नहीं आ रहा कि साइफर केस को हमने डील किस तरह करना है। दो बातों पर ये केस बनाया गया, नंबर 1 आपने साइफर को लहराया था, नंबर 2 आपके पास साइफर था और वो आपने घुमा दिया। लेकिन इस टाइम चेयरमैन पीटीआई की जो कानूनी टीम है उसको यही नहीं समझ आ रहा कि इन दो बातों को हमने टैकल कैसे करना है। सेशन अदालत में उन्होंने इसकी जो आर्गुमेंट्स दिए, लेकिन जो उनके आर्गुमेंट्स थे वो यही थे कि जी जो चेयरमैन पीटीआई है वो साबिक वज़ीर आज़म थे, और वज़ीर आज़म का ये काम नहीं है, उनके पर्सनल सेक्रेटरी का काम होता है, उनके जो 7 मुलाजमीन होते हैं उनका ये काम होता है कि वो कोई भी साइफर जैसा कोई डॉक्यूमेंट है वो उसकी देखभाल करें, लेकिन वो इस बात में बिल्कुल नाकाम रहे। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। नून लीग के मुताबिक उसके कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी 21 अक्टूबर को तय है, और वतन वापसी पर उनका बयानिया क्या होगा अब बिलाखिर ये भी तय हो गया है। मुज़ाहिमत और मुफाहिमत के दरमियान फंसी हुई नून लीग बिलाखिर मुज़ाहिमत को छोड़कर मुफाहिमत पर राजी हो गई है। नवाज शरीफ खुद तो एक बयान देकर अभी खामोश हो गए हैं, लेकिन शहबाज शरीफ और दीगर पार्टी रहनुमाओं के बयानात हवा का रुख बता रहे हैं। और लाहौर में 2 जगह कारकुनों से खिताब करते हुए नून लीग के सदस्य शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ इंतकाम लेने के लिए वापस नहीं आ रहे हैं। नवाज शरीफ मीनार पाकिस्तान पर अपना मुकदमा अल्लाह के सुपुर्द करेंगे।
नवाज शरीफ वापस आ रहा है इंतकाम लेने के लिए नहीं, बल्कि पाकिस्तान के लिए, इस मुल्क को दोबारा खुशहाल करने के लिए। किरदारों ने नवाज शरीफ के साथ जुल्म और ज़्यादती की, वो आपको अच्छी तरह इल्म है, लेकिन फैसला ये करना है कि आके इंतकाम लेना है कि यतीमों और गरीबों की उनकी खिदमत करनी है। नवाज शरीफ जब इंशाअल्लाह 21 अक्टूबर को मीनारे पाकिस्तान जब पहुंचेगा तो अपना मुकदमा वो अल्लाह पे छोड़ेगा। दूसरी तरफ ज़राए का कहना है कि शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को इस बात पर राजी किया है कि इस वक्त टकराव का बयानिया मनफी होगा, इसलिए नवाज शरीफ को एक ऐसी क़ुव्वत के तौर पर नजर आना चाहिए जो आगे बढ़ने की बात करें, लोगों, इदारों और सियासी जमातों में इत्तेहाद की बात करें, ना कि बदले या तसादुम की बात करें, क्योंकि इससे तवज्जो मुआशी मसाइल और रिफॉर्म से हट जाएगी। जबकि दूसरी तरफ फौजी क़यादत के लिए मसला नवाज शरीफ की तनकीद से ज़्यादा ये होगा कि एक तरफ इमरान खान और तहरीक इंसाफ पर क्रैकडाउन हो और वैसे ही इल्ज़ामात लगाने पर नवाज शरीफ को खुली छूट हो तो इदारे के अंदर से दबाव बढ़ सकता है और ये बात शायद नवाज शरीफ तक भी पहुँचाई गई है। बात करेंगे सीनियर साहब तज़कियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शामी साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। नवाज शरीफ साहब ने बयान दिया, खामोश हो गए। पार्टी ऐसा लगता है कि मुसलसल यू टर्न ले रही है 21 अक्टूबर से पहले और आवाम को ये बताने की कोशिश कर रही है कि आगे की बात करेंगे नवाज शरीफ साहब, पीछे की बात नहीं करेंगे, वो मुकदमा अल्लाह के ऊपर छोड़ा जाएगा। उन्हें ये पैगाम शहबाज शरीफ के जरिए पहुँचाया गया है या आपको लगता है पार्टी के अंदर ही एहसास है जो नवाज शरीफ साहब को बताया गया है? देखिए शाहदेव साहब, कोई पैगाम पहुंचाया गया हो या पार्टी रहनुमाओं ने खुद एहसास कर लिया हो, जो भी आप कहें, हकीकत का इदराक कर लिया गया है या कह इतराफ़ कर लिया गया है। देखें, इस वक्त मुस्लिम लीग नून की जो लीडरशिप है और जो उसके सीनियर लोग हैं वो कतई इस मूड में नहीं है कि वो किसी नई महाज़ाराई में मुब्तला हूँ। और वो कहते हैं ना, मोमन एक सौराख से 2 बार नहीं डसा जाता, तो मुस्लिम लीग नून तो कई बार डसी जा चुकी है। तो इसलिए उनका बयानिया जो है अब वो मुस्तकबिल के बारे में होगा, उसके हवाले से होगा। और ये बाजवा साहब ने भी एक धमकी आमेज बयान दिया था कि अगर मुझसे छेड़छाड़ की कोशिश की गई तो परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ जो मुकदमा कायम किया गया है उसके बाद ये दूसरी भयानक गलती होगी। तो मैं ख्याल ये बात अपनी जगह दुरुस्त है। फौज के लिए अपने सिपा सालार को बेसरो सामान छोड़ देना मुमकिन नहीं होता, ना उसे खुद आजमाइश में मुब्तला होना चाहिए, नती को करना चाहिए। तो मेरा ख्याल एक दुरुस्त समझ जो है उसका तयन हो गया है और अब नवाज शरीफ साहब जो है वो मेरा ख्याल है कि एक खुशगवार माहौल में वापस आ सकेंगे। मगर शामी साहब, जो वोटर सपोर्टर है उसकी हिमायत हासिल कर पाएंगे, क्योंकि एक तरफ शहबाज शरीफ की 16 माह की हुकूमती कारकर्दगी है जिसने तारीखी महंगाई दी है, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ का ही मुफाहमती बयानिया हो, ना कि नवाज शरीफ का मुज़ाहमती बयानिया हो। आप ख्याल में वोटर सपोर्टर को एनर्जाइज कर पाएंगे, बैलेट बॉक्स तक ला पाएंगे नवाज शरीफ? देखें, 16 माह की कारकर्दगी तो हमारे सामने है, उससे पहले 3.5 साल की कारकर्दगी पीटीआई की है, तो ये एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो इसको नजरअंदाज नवाज शरीफ साहब अपनी कारकर्दगी पर तवज्जो मरकूज कराना चाहते हैं और शहबाज शरीफ साहब भी इसी तरफ तवज्जो दिला रहे हैं। देखें, मुस्लिम लीग नून जो है उसका एक वोट बैंक तो मौजूद है, मुश्किलात उसके लिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसकी हमायत जो है वो ख़त्म हो गई है या उसके सपोर्टर जो है उनका कोई वजूद नहीं है। तो मेरा ख्याल उनको गरमाने की कोशिश हो रही है और आज भी मुस्लिम लीग के कई लीडर जो हैं वो निकले हैं, खुद शहबाज शरीफ साहब भी निकले हैं और रोड शोज उन्होंने मुनक़िद किए हैं। तो पूरी कोशिश की जा रही है कि वोटर्स को एक्टिवेट कर लिया जाए और मेरा ख्याल एक अगर यही सरगर्मी जारी रही तो एक अच्छा बड़ा शो जो है वो कर सकेंगे और अपनी नई सियासत जो है उसका आगाज कर सकेंगे या पुरानी सियासत का नए तरीके से या नए तौर पर आगाज कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया शामिल साहब, उसको आपने सुनी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, एक और अहम खबर है, अवाम से मुताल्लिक़ खबर है, बात करेंगे ब्रेक के बाद। IMF की जानिब से मुसलसल रिटेल, रियल एस्टेट और ज़राअत पर टैक्स लगाने की तजवीज़ के बाद अब वर्ल्ड बैंक भी मशवरा दे रहा है कि हुकूमत पाकिस्तान अपना टैक्स नेट बढ़ाए और इन तमाम शोबों को टैक्स नेट में शामिल करे। गुज़िश्ता रोज़ शाया होने वाली रिपोर्ट में वर्ल्ड बैंक ने मुआशी रिकवरी और रेवेन्यू बढ़ाने के लिए ज़राअत, रिटेल और रियल एस्टेट पर टैक्स बढ़ाने का कह दिया, मगर साथ ही
तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का मजीद बोझ डालने का भी कह दिया है। रवा माली साल की पहली तिमाही में एफबीआर ने टारगेट से 63 अरब रुपए ज़्यादा टैक्स इकट्ठा किया है, मगर मुल्क का टैक्स टू जीडीपी 10% से भी कम है। अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए खसारा बहुत ज़्यादा है। इसलिए बैनुल अक़वामी इदारे हुकूमत को टैक्स ना देने वाले सेक्टर्स को टैक्स नेट में लाने का मशवरा दे रहे हैं, मगर साथ ही इस तारीखी महंगाई में पहले से टैक्स देने वाले तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का बोझ बढ़ाने का भी कह रहे हैं, जिस पर हुकूमतें पहले ही गुज़िश्ता बरसों में टैक्स के बोझ में बेपनाह इजाफा कर चुकी हैं और टैक्स नेट को बढ़ाया नहीं है। जो टैक्स नहीं देते उनको टैक्स नेट में लेकर नहीं आए हैं, मगर तनख्वाहदार तबका पिसता रहा है। लेकिन इसके बावजूद वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में हुकूमत को 50,000 रुपए माहाना आमदनी वाले तबके को टैक्स नेट में शामिल करने का भी मशवरा दिया है। हालांकि माहाना 50,000 रुपए तक कमाने वालों को टैक्स से सस्ना हासिल है। वर्ल्ड बैंक की तजावीज़ के मुताबिक 50,000 रुपए और उससे कम आमदनी वालों पर टैक्स लगाया जाए, जबकि 5 लाख रुपए माहाना आमदनी वालों पर 35% शरह से टैक्स आयद किया जाए। वर्ल्ड बैंक की तजावीज़ के मुताबिक वफाकी हुकूमत इन शोबों पर खर्च ना करे जो सूबों के दायरा कार में आते हैं। साथ में कौमी मालियाती कमीशन का दोबारा जायजा लेकर वफाकी और सूबाई दायरा कार में फाइनेंसिंग का लाएअमल तय किया जाए। दुकानदारों को टैक्स नेट में लाया जाए, टैक्स फ्री आमदनी की हद कम की जाए, पर्सनल इनकम टैक्स का स्ट्रक्चर आसान बनाया जाए और ज़रई शोबे में 12.5 एकड़ ज़मीनों के मालिकान पर टैक्स लगाया जाए। दूसरी तरफ हुकूमत की जानिब से डॉलर की स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और ब्लैक मार्केट पर क्रैकडाउन के नतीजे में आज भी रुपए की कदर में बेहतरी आई है और इंटरबैंक में आज डॉलर ₹1.04 मजीद सस्ता होकर 284 रुपये 68 पैसे का हो गया है, जबकि ओपन मार्केट में भी डॉलर आज 284 रुपये पर फरोख्त हो रहा था और दस्तयाब भी था। जबकि आज DGFIA मोहसिन हसन भट्ट की ज़ेर सदारत इजलास में हुंडी हवाले के खिलाफ ऑपरेशन के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई। इस इजलास के लामिया के मुताबिक गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलविस अनासिर के खिलाफ मुल्कगीर क्रैकडाउन जारी है। हवाला हुंडी और करेंसी की गैर कानूनी एक्सचेंज में मुलविस अनासिर के खिलाफ 390 कार्रवाइयाँ की गई हैं, जिसके तहत 382 मुकदमा दर्ज करके 557 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुलजिमान बगैर लाइसेंस करेंसी के एक्सचेंज में मुलविस थे। छापों में 3 अरब 86 करोड़ रुपए की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद की गई। बरामद की गई करेंसी में 6,50,000 से ज़ायद अमरीकी डॉलर शामिल थे। 30 करोड़ 90 लाख रुपए की दीगर गैर मुल्की करेंसी भी शामिल थी, जबकि बरामद की गई करेंसी में 3 अरब 35 करोड़ से ज़ायद पाकिस्तानी रुपए भी शामिल थे। मुल्कगीर छापों में 28 से ज़ायद प्लाजों, मार्केटों और दुकानों को भी सील किया गया है। इजलास के दौरान DGFIA ने हिदायत की कि हुंडी हवाला में मुलविस अनासिर के खिलाफ छापामार कार्रवाइयाँ मजीद तेज़ की जाएँ और ज़ेर तफ्तीश मुकदमात को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। गैर कानूनी करेंसी की खरीदो फरोख्त में मुलविस बैनुल अक़वामी एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई और मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए तमाम तर वसाइल को बरूए कार्ड लाया जाए। एक तरफ हुकूमत डॉलर की स्मगलिंग और ब्लैक मार्केट के खिलाफ क्रैकडाउन मजीद तेज़ करने जा रही है, तो दूसरी तरफ हुकूमत अशिया की स्मगलिंग पर मुकम्मल क्रैकडाउन के लिए अफगान ट्रांजिट ट्रेड के गलत इस्तेमाल और उसके तहत होने वाली स्मगलिंग पर तेज़ी से क्रैकडाउन भी कर रही है। और अब हुकूमत ने अफगान ट्रांजिट ट्रेड के जरिए आने वाली उन अशिया पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी है जो वापस स्मगल होकर पाकिस्तान आ जाती हैं। इसके अलावा कुछ दीगर अशिया की अफगान ट्रांजिट ट्रेड के जरिए दरामद पर 10% ड्यूटी आयद कर दी है। जिन अशिया की अफगान ट्रांजिट ट्रेड के जरिए दरामद पर 10% ड्यूटी लगा दी गई है, उनका भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जो आप अपने सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। उन अशिया में चॉकलेट, कन्फेक्शनरीज, फुटवेयर और इलेक्ट्रिकल मशीनरी, ब्लैंकेट्स, होम टेक्सटाइल और गारमेंट्स शामिल हैं। इसके अलावा इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि जो भी अशिया अफगान ट्रांजिट ट्रेड के जरिए आएँ वो अफगानिस्तान ही जाएँ, ड्यूटीज़ और टैक्सेस की रकम की बैक गारंटी की शर्त रख दी गई है, ताकि अफगान ट्रांजिट ट्रेड के जरिए आने वाली अशिया अगर अफगानिस्तान नहीं पहुंचती तो इस बैंक गारंटी को कैश करके हुकूमत पाकिस्तान उस पर ड्यूटीज़ और टैक्सेस हासिल कर लेगी। इन शराइत पर अमल दरामद के लिए FBR और वज़ारत तिजारत ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।